नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। बिहार में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सियासी दलों ने एक दूसरे पर खूब वार किए। राहुल गांधी ने जहां बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच खोलने का बड़ा वादा किया, तो जवाब में बीजेपी ने इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की चाल बताया। यही नहीं, चुनावी नतीजों से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम असल में एमवीएम यानी मोदी वोटिंग मशीन है। यह पुराना राग है कांग्रेस पार्टी का। तो बीजेपी कह रही है कि बिहार में महागठबंधन की हार का शुरुआती रुझान मिलने लगा है। तो आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में बिहार चुनावों पे टक्कर पे होगा सबसे बड़ी बहस सीएनबीसी आवाज पर। ईवीएम, उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। वो ई ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें। बिहार में वोटों की गिनती से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठा दिया है। अब बीजेपी कह रही है कि बिहार में महागठबंधन की हार का शुरुआती रुझान मिलने लगा है, क्योंकि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। उन्होंने मान लिया है, उनको दिख गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं और खुद राहुल गांधी को पता चल गया है कि उनके पापों के कारण कांग्रेस और महागठबंधन बहुत बड़ी हार की तरफ जा रही है। जनता जो वोट करने के लिए निकलती है उस पर भी और चुनाव आयोग पर भी ये सबको अपमानित करने वाला बयान है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, इस बार बिहार में मोदी का जिन ईवीएम से निकलेगा। राहुल गांधी ने कह दिया है कि ये मोदी का ईवीएम नहीं एमवीएम है। वो हार स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो जिन गरीबों का आशीर्वाद है। वैसे यूपी में चुनावी नतीजों से पहले भी ईवीएम पर सियासी तूफान खड़ा हुआ था, लेकिन मुद्दा सिर्फ ईवीएम का नहीं है। बिहार के किशनगंज की रैली में राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच खोली। जब यूपीए की सरकार थी, हमने आपसे एक वायदा किया था एएमयू सेंटर खोलने का, और हमने पैसा दिया था, मगर वो सेंटर नहीं खुला। हमारी सरकार बनेगी बिहार में तो हम सेंटर खोलेंगे। अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है, क्योंकि ये एक समुदाय विशेष के तुष्टीकरण की चाल है और बिहार में उस एएमयू की बात हो रही है जहां दलितों को आरक्षण है ही नहीं। लेकिन इसी बीच बीजेपी और जेडीयू के बीच सीएए पर विरोध सामने आ गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सरकार बनी तो घुसपैठियों को बिहार से बाहर निकालेंगे, जबकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि किसी में दम नहीं जो हमारे देश के लोगों को बाहर निकाल सके। अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या महागठबंधन ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी में है, जैसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। और आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, रणदीप सिंह सुरजेवाला का बीजेपी पर हमला है। बीजेपी की बी टीम है ओवैसी, सुरजेवाला ने यह कहा है। सुरजेवाला कांग्रेस के मीडिया चीफ भी है और जनरल सेक्रेटरी भी है। मोदी को बचाने के लिए ओवैसी का ध्रुवीकरण करते हैं। ध्रुवीकरण की काट की हांडी फेल हो चुकी है और फेल होगी। बीजेपी की नीति फूट डालो और बंटवारा करो और फिर राज करो, ऐसी है। बड़ा हमला किया है रणदीप सुरजेवाला ने। सुनते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आखिर बोला क्या है। अगर वो विकास की राजनीति करते हैं तो भाजपा की बी टीम के तौर पर ओवैसी और बसपा और आरएलएसपी को क्यों उतारते हैं? मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनलिस्ट का। मेरे साथ आज की चर्चा में राजीव रंजन है, जो कि प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड के। मेरे साथ गौरव भाटिया है, प्रवक्ता है और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, सुब्रास्ता मेहता जुड़ रही हैं, फाउंडर द चर्न की। मेरे साथ रोहन गुप्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और उनके आईटी हेड। मेरे साथ नवल किशोर हैं, प्रोफेसर नवल किशोर हैं, आरजेडी के प्रवक्ता और पेशे से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। मुझे उम्मीद है सार्थक चर्चा होगी। गौरव भाटिया, मेरा बड़ा सवाल, कुछ देर पहले कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा है कि ओवैसी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। उस तरफ राहुल गांधी ने बोला है कि हमारा शासन आने दीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच हम बिहार में भी खुलवा देंगे। लेकिन आपके लोग पलटवार कर रहे हैं कि अब ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस, कांग्रेस कर रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप। वार पलटवार। नहीं अमीश जी, जब आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हाँ 50-100 लोग जरूर देख लेते हैं और ये बार बार कहते हैं ओवैसी जी भाजपा की बी टीम है। मैं कहूंगा पहले कांग्रेस ये तो बता दे, क्या वो आरजेडी की एफ टीम है? एफ टीम का मतलब फेलियर टीम। और देखिए फेलियर क्यों कह रहे हैं, राहुल गांधी जी तो उस विद्यार्थी की तरह हैं, अभी एग्जाम का परिणाम नहीं आया अमीश जी, और वो पहले ही चिल्ला रहे हैं चीटिंग हो गई, चीटिंग हो गई, पेपर लीक हो गया। हर बार यही ईवीएम का रोना है और ये दिखाता है कि वो हार मान चुके हैं। दूसरी बात आपने तुष्टीकरण की करी, मैं कहूंगा आप ये बताइए एएमयू का ये जो सेंटर कह रहे हैं बिहार में खुलेगा, आपको मालूम है 2008 का वादा है। इसके बाद यूपीए की सरकार रही 6 साल, सोनिया गांधी जी पत्थर लगाने भी पहुंच गई थी 2013-14 में, क्यों नहीं किया? और ये क्या दर्शाता है, तेलंगाना में चुनाव होंगे तो मस्जिदों में मुफ्त पानी मुफ्त बिजली देंगे, हम जो है आरक्षण देंगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 6 साल 7 साल ठंडे बस्ते में पड़ी रही, तब कुछ नहीं किया, केवल मुसलमानों के तुष्टीकरण का काम ये लोग करते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप देखिए ध्यान करिए, मध्य प्रदेश में चुनाव था, कमलनाथ जी ने क्या कह दिया था? कमलनाथ ने कहा था मुसलमानों 90% घर से, लेकिन उसके बाद वो जीत कर भी आ गए थे। बनेगी। कमलनाथ ने वो मुसलमानों वाला बयान दिया था, लेकिन कमलनाथ जीत कर भी आ गए थे और 90% मुसलमानों का अगर एकमुश्त वोट उनको पड़ गया था तो वो जीत कर भी चुनाव आ गए थे। अगर आप उससे उसकी तुलना कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल रीजनिंग के साथ ये बात कर रहा हूं, अगर गौरव भाटिया जी आप समझदार आदमी, अगर आप उसकी तुलना करें तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी का ये बयान कांग्रेस को सत्ता में लेके आएगा, ये एक्सेप्टेंस भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता की। कमलनाथ के ठीक है वो बयान गलत था सही था, इसकी डिबेट में नहीं मैं पढ़ रहा, लेकिन उस बयान से एक मुश्त वोट डला था, ये बात भी सत्य है। देखिए ये विचारधाराओं की लड़ाई है और ये चुनाव लड़ेंगे, जितनी ये सीटों पे लड़ रहे हैं ना अकेले भाजपा, उससे ज्यादा सीटें जीतने जा रही है कांग्रेस के लिए, मैं कह रहा हूं। ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक चिट्ठी लिखी है। ये मेरा सवाल का जवाब नहीं हुआ, मैंने आपके सवाल का जवाब ही देने जा रहा हूं, अगर आप सुने जी। केवल मुझे 30 सेकंड दीजिए। मैं ऑलरेडी आपको 1.5 मिनट दे चुका हूं, 1 मिनट 20 सेकंड दे चुका हूं, मैं आपको फिर 15 सेकंड दे देता हूं, लेकिन मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए, मुझे उम्मीद है देंगे आप। अपनी बात पूरी कर अच्छा तर्क रखते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट के माने हुए वकील हैं। देखिए अमीर जी, आज नरेंद्र मोदी जी ने भी एक चिट्ठी लिखी है, उन्होंने क्या कहा है, मानव जीवन सर्वोपरि है, युवा बुजुर्ग गरीब किसान हर कोई हमें आशीर्वाद दे रहा है, सुशासन आएगा, जंगल राज का खात्मा होगा। दूसरी तरफ ये लोग लगे हैं एएमयू सेंटर बनवाएंगे, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, ईवीएम खराब है। अब आप मुझे बताइए जनता किसके साथ खड़ी होगी? 20 सेकंड्स डन ना, 20 सेकंड्स डन। गौरव भाटिया, रोहन गुप्ता ऑन स्क्रीन, रोहन गुप्ता, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बीजेपी की बी टीम है ओवैसी साहब, लेकिन आपकी तो वो ऑफिशियल टीम रह चुके हैं, आपकी सरकार को समर्थन कर चुके हैं, मनमोहन सिंह की सरकार को ओवैसी साहब। देखिए अमित जी, पहली बार धर्म के कार्ड पर आ गए का कप्तान, मैं मेरे जवाब दे दूं आपको। अमित जी, जब किसी टीम का कप्तान हार मान ले, अगर सेनापति हार मान ले, तो मतलब टीम की हार सुनिश्चित है। जिस प्रकार से आज इनके तथाकथित सीएम कैंडिडेट ने आज हार मान ली, कुशासन बाबू ने, वो इस बात की प्रतीति है कि हवा किस तरफ जा रही है सबको मालूम है। और जिस प्रकार से हम ये डिबेट कर रहे हैं, अभी जो भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे, देखिए अमित जी, इन्होंने सारे प्रयास कर लिए, हिंदू मुसलमान कर लिया, सब कर लिया, प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आ गए, पर मुद्दा यहाँ पे सिर्फ एक ही चल रहा है, बेरोजगारी का।
जनता को जो जिस प्रकार से इन्होंने चोट पहुंचाई, बेरोजगारी के मामले की बात हो, और इनका एक स्लोगन है अमीश भाई, भाजपा है तो भरोसा है। आज जनता को, बिहार की जनता को भरोसा है कि अगर भाजपा आएगी तो बेरोजगारी आएगी। बिहार की जनता को भरोसा है अगर भाजपा आएगी तो क्राइम बढ़ेगा। बिहार की जनता को भरोसा है अगर भाजपा आएगी तो लोकतंत्र पे से जो विश्वास है वो उठ जाएगा। बिहार की जनता को भरोसा है अगर भाजपा आई तो किसानों का बुरा हाल होगा। बिहार की जनता को भरोसा है अगर भाजपा आएगी तो मुंगेर जैसे क्राइम और बढ़ते जाएंगे। पूरी तरह से बिहार की जनता समझ गई है कि भाजपा है तो भरोसा है। हर चुनाव में नया जुमला परोसा है, और इसी तरह पूरी तरह विफल हो चुके हैं। आज बॉडी लैंग्वेज देखिए, जो प्रशासन बाबू पूरे कॉन्फिडेंस से मिस्टर कूल कहा जाता था, अमित शाह मेरी बात को खत्म करने दी जाए। मैं बिल्कुल आपको समय दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी, ओवैसी आपकी ऑफिशियल टीम रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब आप उसको बीजेपी की टीम बता रहे हैं, सरकार वो आपकी बचाते हैं, टीम वो बीजेपी की है। देखिए जिस प्रकार से, देखिए भाजपा मोदी सरकार के तोते हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, ये सारे तोते कभी ओवैसी जी पे क्यों नहीं उड़े? क्योंकि मालूम है महाराष्ट्र में भी उनको उतारा गया, स्ट्रेटेजी से उतारा गया। क्योंकि देखिए जो आज उनके दो स्टार प्रचारक है वहां पे, एक है आदित्यनाथ और एक है ओवैसी। दोनों स्टार प्रचारक अपना जो नफरत का ध्रुवीकरण का एजेंडा वहां पे कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि बिहारी के मुद्दे पे आज प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा। प्रधानमंत्री जी तब कहां गए थे जब बिहार का जो प्रवासी मजदूर है रोड पे घूम रहा था, 1200 किलोमीटर चल के मजबूर हुआ, उसके पांव में छालू पड़े, ईडी सीबीआई तोते हैं, ईडी सीबीआई तोते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तोते का रेफरेंस कांग्रेस के शासन में दिया था। मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया, आपका ईडी सीबीआई आपके तोते हैं, वो क्यों नहीं उड़े ओवैसी तक? इसीलिए वो आपकी बी टीम है। ये परिभाषा रची है अभी अभी रोहन जी ने। गौरव जी 40 सेकंड क्विकली रिप्लाई, देन आई विल गो टू आरजेडी एंड जेडीयू। देखिए सबसे पहले तो कोई भी मेरा प्रश्न है चुन के कांग्रेस के प्रवक्ता उसका उत्तर दे दे। 3 प्रश्न मैं पूछूंगा। बेरोजगारी की इन्होंने बात करी, एक आंकड़ा पेश कर देता हूं। एक अभी सीएमआई की 2 नवंबर की रिपोर्ट आई है। अच्छा बीच में बोलने लगे, अब दर्द हो गया, मैं बोल लूं भाई साहब? धन्यवाद। सीएमआई की रिपोर्ट है, 24% बेरोजगारी है राजस्थान में, झारखंड में करीब 12% है। ये बेरोजगारी वहां क्यों है, इसका उत्तर। दूसरा, लोकतंत्र में तो जनता के बीच में जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी गए, जेपी नड्डा जी गए, राजनाथ सिंह जी गए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक भी रैली नहीं करने गई। क्या जनता से इतना डर लग रहा था आपको? और तीसरी बात, कोविड का टीका हमने कहा बिहार की जनता के प्रति हम समर्पित हैं, मुफ्त में देंगे और पहले देंगे, हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इन्होंने उसका विरोध किया चैनल पे, लेकिन पुडुचेरी की सरकार ने भी कहा कि हम मुफ्त टीका देंगे कोविड का। तो ये विरोधाभास क्यों? तो ये 3 प्रश्न है मेरे बेरोजगारी पे, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष आपका एक वैलिड पॉइंट है। मैं 40 सेकंड रोहन जी को भी देता हूं जवाब देने के लिए, और उसके बाद मैं डिबेट को फिर ओपन करता हूं। रोहन जी, पॉइंट वाइज बात होनी चाहिए ना। कोविड का टीका लगा रहे थे तो आप कह रहे थे देखिए ये तो ब्लैकमेलिंग है। अब आपकी सरकार भी पुडुचेरी में कर रही है, और आप ईडी सीबीआई को तोते की बात करें। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी ने ईडी सीबीआई का अपने ढंग से उपयोग करा होगा, यह दोनों पॉलिटिकल पार्टियां आरोप लगाती है। लेकिन इस समय बड़ा सवाल यह है कि एएमयू की बात आपको क्यों लानी पड़ी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात क्यों लानी पड़ी, जहां पर दलितों को आरक्षण ही नहीं मिलता? जो गौरव जी ने सवाल पूछे उसके मैं जवाब दे दूं। जी। देखिए अमीश जी, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी सरकार वहां पे बनने वाली है। 15 साल से जो लोग शासन में रहे वो तो एक भी जवाब नहीं दे पाए। जो लोग 2 करोड़ नौकरी दे पाए वो 19 लाख जॉब की बात कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी प्रवासी मजदूरों पे इतने हमले हुए, इतने अत्याचार हुए, तब कुछ नहीं बोले, आज वो पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मन बना लिया कि उनकी सरकार जारी है। मैं इसका समर्थन करता हूं, इस पर भरोसा करता हूं। आज क्योंकि हमारी सरकार आनी है, मैं उनके सवाल के जवाब दूंगा। बात है बेरोजगारी की, मैं आपके चैनल के माध्यम से हम वादा करते हैं, तेजस्वी जी की जब सरकार आएगी महागठबंधन की, तब पहली ही कैबिनेट में बैठक में 4.5 लाख जो रिक्त स्थान खाली है और 5.5 लाख और 10 लाख जॉब का प्रावधान होगा। यह मैं आपको वादा करता हूं आपके चैनल के सामने। आप बुलाएंगे तो मैं वापस आऊंगा। दूसरी बात, उन्होंने बात की, जिस प्रकार से उन्होंने 3 मुद्दे की बात की, ये सारे सवाल के जवाब तो उनको देने चाहिए थे जब उनकी सरकार थी। आज गौरव भाटिया जी, जो आपकी बौखलाहट है वो हकीकत इस बात की है कि आप हार रहे हैं वहां पे, आपका एक भी नैरेटिव सेट नहीं हो रहा है। और ओवैसी जी की आप बात कर रहे हैं, आपको जानबूझ के उनको लाना मजबूरी है। एएमयू की बात क्यों लानी पड़ी? क्या ध्रुवीकरण करना चाहते हैं राहुल गांधी, जो बीजेपी का आरोप है? मुसलमान वोट को एक मुश्त करना चाहते हैं?
देखिए सुनिए ध्रुवीकरण का जो मामला है, अमित जी वो भाजपा कर रही है, 2 स्टार प्रचारक हैं आदित्यनाथ और ओवैसी, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। मैं अब जब शिक्षा की बात कर रहा हूं तब मैं शिक्षा में बता दूं 36वें क्रम पे है। आरजेडी का लालू यादव का ये फॉर्मूला रहा है, आरजेडी का ये फॉर्मूला है, एमपा यानी मुस्लिम यादव अगर एक तरफ वोट करेगा तो आरजेडी का ये फॉर्मूला रहा है। क्या राहुल गांधी उसी को सॉलिड कर रहे थे? राजीव रंजन को मैं स्क्रीन पर लेके आना चाहता हूं। 12% शिक्षा पे बजट, अरे 12% शिक्षा पे बजट, 12% शिक्षा पे बजट, लेकिन एएमयू की बात किशनगंज में कर लो। किशनगंज में कॉन्स्टिट्यूंसी में किस कम्युनिटी का पलड़ा भारी है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किस कम्युनिटी का पलड़ा भारी है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए एएमयू की बात करके तुष्टिकरण का कार्ड तो खेला गया। राजीव रंजन और सुब्राष्ट्रा और नवल किशोर जी, बिल्कुल गलत है। रोहन जी मैंने आपको टाइम दिया, अधिकतम टाइम दिया, आपने अपनी बात को रखा, निवेदन स्वीकार करिए, अब बाकी लोगों को भी आने दीजिए। सुब्राष्ट्रा, प्रोफेसर किशोर एंड राजीव रंजन। सुब्राष्ट्रा, मैं आपका एक रिएक्शन चाहता हूं। पहली बात तो ये है, राजीव जी एक सेकंड, सुब्राष्ट्रा मैं एक न्यूट्रल व्यू ले लूं, देन आई कम टू यू। सुब्राष्ट्रा ये बता दीजिए अमीश जी। राजीव जी गिव मी 30 सेकंड्स। सुब्राष्ट्रा, मैं आपका एक न्यूट्रल व्यू लेना चाहता हूं जो बड़ा महत्वपूर्ण है इस समय। अगर शिक्षा पर इतना भरोसा है, अगर नौकरी पे इतना भरोसा है, तो किशनगंज में एएमयू पे भरोसा करने के आखिरी दौर में क्या जरूरत पड़ गई? ओवैसी को बी टीम बोलने की क्या जरूरत पड़ गई अगर इतना भरोसा है? आमिर जी, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ ही कहना चाहती हूँ, मैं बिहार से ही आती हूँ, बार बार अपनी बिहारी आइडेंटिटी को असर्ट करती हूँ, और बिहार की बेटी होने के नाते मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी से कि उनकी रिसर्च टीम ने ऐसा कौन सा आंकड़ा उनको ला करके दिया कि किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की घोषणा करने की उनको जरूरत पड़ी। किशनगंज का जो भी व्यक्ति जानता होगा वहां की डेमोग्राफी जिस तरीके की है, 65% से ऊपर मुस्लिम पॉपुलेशन है, 30% के आसपास हिंदुओं की पॉपुलेशन है। और इस पूरे माहौल में जब आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो देश की किशनगंज की 40% जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की घोषणा क्यों नहीं की? क्योंकि वहां पर 20 किलोमीटर जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो 20 किलोमीटर बांग्लादेश से लगता है, इसीलिए आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करने की जरूरत पड़ी वहां पर। और ये बात पूरी की पूरी तरह पोलराइज्ड नैरेटिव की तरफ है। और जो भी लोग यहाँ पे बैठ करके कह रहे हैं कि ओवैसी किसकी बी टीम है और किसकी ए टीम है, तो हर चुनाव में ये मामला स्पष्ट होता है ना कि ओवैसी किसके लिए क्या काम करते हैं। दूसरी चीज, पहली बार मुझे लगता है भारत के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि कोई विधानसभा चुनाव पूर्णतः लोकल मुद्दों पर लड़ा जा रहा था। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, यही मुद्दे थे। लेकिन हमेशा जब भी एक गवर्नेंस का मुद्दा आता है, पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी को इतनी ज्यादा परेशानी होती है। बिना हिंदू मुसलमान किए उनका, या फिर बिना कास्ट कॉम्बिनेशन भिड़ाए उनका बिहार जैसे प्रदेश में चुनाव लड़ने जा ही नहीं सकते हैं। ये बात बिल्कुल तय है। और यहाँ पर आरजेडी के भी प्रवक्ता बैठे हैं, जेडीयू के भी प्रवक्ता बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कि इस बार जेडीयू के प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता का मैं रुख करूंगा। सुब्राष्ट्रा, आपने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले। प्रोफेसर किशोर और राजीव रंजन, जो राहुल गांधी ने एएमयू की बात करी और जो नीतीश कुमार ने आज कहा कि मेरा यह आखिरी चुनाव है, तेजस्वी यादव ने कुछ देर पहले ट्वीट करके बोला आखिरी एक बार हार मान ली, नीतीश कुमार ने हार मान ली अंतिम चरण आते आते। ये अभी तेजस्वी यादव का ट्वीट है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को अभी सुन रहा था। शायद सर्वेज ये नहीं देखते हैं, इनको सेफोलॉजी पर यकीन नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, पंडित नेहरू, इसके बाहर ये निकल नहीं पाएंगे कभी। दास्ता और गुलामी जो संस्कार इनको मिले हैं, उस विरासत के बाहर इन्हें देश दिखता ही नहीं है। और इन्होंने कहा नीतीश आप अपनी बात कीजिए भाई साहब, ये वर्ड यूज मत कीजिए। पहली बार बोल रहे हैं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। अभी आप अपनी बात कर रहे थे, नीतीश कुमार जी आपके नेता हैं। नहीं, आप अपनी 15 साल की बात कीजिए ना। बिहारियों के नेता, कुशासन बाबू ने हार क्यों मान ली, उस पर बताइए। कृपा करके चुप रहिए। रोहन जी, मुझे लगता है शालीनता का परिचय दीजिए। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, अब धैर्य पूर्वक सुनिए। नहीं, बिल्कुल मैं शालीनता का पूरा करूंगा, पर आप भाषा पर कंट्रोल कीजिए अपना। आप मुझे नसीहत मत दीजिए। अगर आप इस डिबेट को खराब करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। अमीश देवगन जी की परेशानी हो सकती है,
मैं आपको वैसे उस तरीके से डिबेट में किसी को अपमानित करने का अवसर नहीं दूंगा। आपने नीतीश कुमार जी को तथाकथित मुख्यमंत्री उम्मीदवार कहा, आप बिहार के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। वो 3 बार बिहार के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और उनके इर्द गिर्द बिहार की सियासत रही है। उन्होंने आपको बिहार में संजीवनी दी। आप अब तक जमींदोज हो गए होते अगर आपके 40 अगर उम्मीदवार चुनाव में लड़े तब 27 आपके जीत कर आए थे, पहली बात। और किसी सर्वे ने ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार जी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है। सब आज भी 15 वर्षों के शासन के बाद भी जनता ने सबसे ज्यादा उनको पसंद किया है और एनडीए की सरकार बनाने के लिए जो प्रभावी बहुमत चाहिए उससे ज्यादा हमारे एमएलए जीत करके आ रहे हैं। राजीव जी, ये तो भविष्यवाणी हो सकती है, ये तो भविष्यवाणी हो सकती है कि हम जीत कर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल आपके पक्ष में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण है, मुझे उम्मीद है कि इसका आप जवाब देंगे। पहले आप अपनी बात को संभाल लीजिए ना अमित जी, ये हमारी बात नहीं है, ये आपके सर्वेस की बात है। बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूं ओपिनियन पोल्स के अंदर ये आ रहा है कि नीतीश कुमार आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। जो सच है वो सत्य है, उसको दिखाया गया है। लेकिन सर मैं तो आज की और अभी की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार ने ये क्यों बोला ये मेरा आखिरी चुनाव है? पहला कारण ये इमोशनल कार्ड है, दूसरा कारण जो तेजस्वी को रहे हैं ये हार है। मुझे अनइंटरप्टेड सुनिएगा प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात है कि छोटे छोटे समझौते करके सत्ता की जो लिप्सा है और उसके मोह में फंसे लोग जिस तरह से बिहार में कोहराम मचा रहे हैं और रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, उसमें कोई निर्लिप्त भाव से अगर 5 वर्षों के जनादेश के बाद चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करता है तो ये कहीं ना कहीं सुचिता, पारदर्शिता और नैतिकता की इतनी लंबी लकीर है कि इस लकीर का सम्मान करिए। और इस तरह के जो स्टैंड होते हैं वो सार्वजनिक जीवन में लोगों का लोकतंत्र में भरोसा बढ़ाते हैं। जो लोग वंशवाद और कुनबा परस्ती के बल पर सियासत में आए हैं, जिनको विरासत में सोने के चम्मच के तौर पर एक पहचान मिली है, जी राजीव, वो नहीं समझ पाएंगे कि नीतीश कुमार जी जैसे लोग सियासत में अगर यहां पहुंचे हैं तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ खून पसीना बहाकर जनता के दर्द में, सुख दुख में शामिल होकर के ये मुकाम हासिल किया है। नहीं ये राहुल गांधी को ये मालूम है, नहीं ये तेजस्वी को मालूम है, और ना ये चिराग पासवान को मालूम है। प्रोफेसर किशोर, आपको और आपके गठबंधन को आखिरी में MY समीकरण का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसके लिए आरजेडी जानी जाती है, यानी मुस्लिम यादव समीकरण। इसीलिए AMU की बात की गई किशनगंज के अंदर, जब 65% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। देखिए, ये दुष्प्रचार करते करते भारतीय जनता पार्टी को और तथाकथित पत्रकारों को 3 दशक हो गया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल 15 साल तक शासन दी, उसमें सामाजिक न्याय और सामाजिक सौहार्द को सबसे आगे रखा। आर्थिक विकास के मामले में भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आप देख सकते हैं जो UPA 1 का लालू यादव का कार्यकाल था, रेल मंत्री रहते हुए 1 लाख करोड़ का मुनाफा पहुंचाया, गरीब रथ से लेकर सारा काम ये किया। और उसके बावजूद भी अगर आप ये कहना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। मैं केवल 2-3 सवालों का जवाब ये मेरी मर्जी नहीं, सवाल है मेरा। अब आप कल को बोलेंगे भूरा बाल साफ करो, भी मेरा ही नारा था। भूरा बाल साफ करो किसका नारा था? लालू यादव का 1990 के अंदर जी, मेरा नारा था क्या वो? अगर आप सुनिए अमित जी, क्यों हल्ला करते हैं आप? भाजपा के प्रवक्ता तो नहीं है ना, हल्ला मत कीजिए, सुन लीजिए। नहीं, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। सवाल आपको कठिन लग सकते हैं, आप जवाब ना दें वो आप ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि आप किसी के प्रवक्ता है, ये सबसे कमजोर डिफेंस होता है, ये सबसे कमजोर डिफेंस होता है। आप अपनी बात को रखिए। बोलिए नवल जी। मैं कुछ कहूं अमीर जी? 1 सेकंड गौरव भाटिया। नवल जी बोलिए, आपको आवाज नहीं आ रही लगता है। कैन वी कनेक्ट नवल किशोर वंस अगेन? उनका ऑडियो नहीं आ पा रहा। ओके गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। देखिए, बड़ा ही अजीब लगता है, और आपका बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है, इन्होंने पत्रकारों को सर्टिफिकेट दिया अमीर जी, और ये पत्रकारों से रिश्ता क्या है मैं बताता हूं। 56 का रिश्ता। हम 56 इंच की छाती दिखाते हैं और बालाकोट में घुस के ठोकते हैं, और ये AK-56 दिखाते हैं पत्रकारों को,
और पत्रकारों को जेल में डाल देते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत ना हो जाए। और ये कहते हैं हमारे सामने झुको, और अगर पत्रकार नहीं झुकता है या रेंगता नहीं है तो उसको जेल में डाल देते हैं। और ये हमने सबने देखा है, बड़े दुख की बात है। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे एनडीए ने, प्लीज इनको चुप करा लीजिए अमित जी, ऐसे ये हर डिबेट में इनका यही काम है, हर डिबेट में ये आते और चिल्लाते। नवल किशोर, हम आपको दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, आपका स्काइप हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। वील कनेक्ट यू अगेन। 10 सेकंड कंप्लीट योर सेट, देन रोहन गुप्ता एंड देन शुभराष्ट्र। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि एनडीए ने हार मान ली है और सरकार इनकी बनने जा रही है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस अध्यक्षा तो घर से ही नहीं निकली जनता से संपर्क करने, और इसीलिए उनके लिए अर्ज किया है, सुन ले जहां पे भी हो, या आप बता दीजिएगा, मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो कहिए घर से निकले, चुनाव तो अब प्रचार खत्म हो गया, लेकिन वो घर से नहीं निकली। ओके, रोहन गुप्ता, योर रिस्पॉन्स नाउ। जी देखिए, जिस प्रकार से गौरव भाटिया जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत काम करते हैं, 18-18 घंटे वो प्रचार करते हैं, आज बिहार में क्यों इतनी रैली करनी पड़ रही है? क्योंकि वहां पे उनको मालूम है जमीन का क्या हाल है। और देखिए, नीतीश जी की गलती नहीं है। आज जब उन्होंने हार स्वीकार की, उसके पीछे मुख्य जो कारण है वो भाजपा की वादा खिलाफी है, भाजपा की गद्दारी है। जिस प्रकार से ये चुनाव की शुरुआत हुई अमीश भाई, शुरुआत में ही जिस प्रकार से भाजपा ने अपना चिराग जलाया और जेडीयू का घर जलाने के लिए जो चिराग जलाया, वो सिलसिला कहीं थमा नहीं। आज जिस प्रकार का माहौल वहां पे बना है, भाजपा अपने ही खेल में फंस चुकी है। एक तरफ उसका ओवैसी के साथ गठबंधन है, एक तरफ उसका जेडीयू के साथ गठबंधन है, और एक तरफ चिराग पासवान के साथ गठबंधन है। और अगर जनता उन पे भरोसा कहां से करेगी? अगर तो जनता कैसे भरोसा करेगी? और दूसरी बात, मैं बीच में नहीं बोला अमित जी, मैं बीच में नहीं बोला किसी के, प्लीज मुझे समय दिया जाए। बिल्कुल, और आपने बात की वैक्सीन की, अमित जी ये वो लोग हैं जिन्होंने मजदूरों से काली ब्लैक करके टिकट का पैसा भी जब नहीं छोड़ा हो, वो लोग फ्री वैक्सीन देंगे। बिहार की जनता इनको समझ चुकी है, किसी को कुछ फ्री देने वाली नहीं है। जब प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पड़ा, राजीव रिस्पॉन्स 30 सेकंड के 6 महीने जब अत्याचार हुआ तब उन्होंने कुछ नहीं किया, और आज हार मान चुके हैं नीतीश जी। ये आज जो उनका भाषण था वो हार स्वीकार वाला भाषण था। बैसाखी के सिवाय इनके पास कोई रास्ता नहीं है, और बैसाखी कमजोर हो जाए तो सोचिए इनका क्या होगा। ये अमर बेल है राजनीति के। इनकी स्थिति ये है कि अब डूबे तब डूबे, डूबना बिल्कुल तय है। अब लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, शायद राहुल गांधी इस वंशवादी व्यवस्था के आखिरी चिराग है, और ये कमोबेश लोकतंत्र के शुद्धिकरण का महायज्ञ है। इसमें सारी विकृतियां खत्म हो रही हैं, और धीरे धीरे वंशवाद का भी मिटना तय है। अब वो कब होगा, ये कुछ घंटे, कुछ महीने, 1-2 वर्ष, लेकिन इतना तय है कि नेतृत्व अगर तय नहीं कर पाइएगा, हिंदुस्तान में इटली थोपने की कोशिश कीजिएगा, मुंबई से मजदूरों को इटली की ट्रेन से पहुंचाने की बात कीजिएगा, तो निश्चित तौर पर देश की जनता इस देश में नेतृत्व। प्रोफेसर किशोर, आरजेडी को आने दीजिए, जिस पर फोकस है इस चुनाव के अंदर राष्ट्रीय जनता दल। मैं आपको आंकड़े देना चाहूंगा बिहार में तो आपके बड़े भाई है रोहन भाई, रोहन जी आपके बड़े भाई है भाई बिहार के अंदर, इन्हें आने दीजिए। का जवाब बिहार का बदलाव है। राजीव रंजन आपको मौका मिला। प्रोफेसर किशोर का ऑडियो कमजोर हो गया था। प्रोफेसर किशोर आपको ऑडियो चला गया था, इसलिए संवाद पूरा नहीं हो पाया। आप अपनी बात को रखिए। मेरा सवाल यह था, एएमयू की बात करना क्या वाकई तुष्टीकरण की बात है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, जैसा पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि आखिरी दाव, राजनीतिक दाव जो है वो तुष्टीकरण का दाव है, जिससे एक मुश्त वोट पड़ जाए? देखिए, धर्म की राजनीति कौन करता है, पूरे बिहार ही नहीं विश्व में जानता है लोग कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका जीवन और मरण उसी पे निर्भर है। इसको बात को हटा दीजिए। मैं राजीव रंजन के 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूं। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार बहुत लोकप्रिय नेता है, 2005 में मुख्यमंत्री बने और आज तक वो कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, पिछले दरवाजे से विधान परिषद में है। तो दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि जब ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम किया, आपकी पार्टी को जनता घास नहीं डालने जा रही है, भीड़ जुटा करके रैलियां कर लेना, उनको ऑडियो नहीं आ रहा, उनको ऑडियो नहीं आ रहा, उनको 40 सेकंड देने चाहिए ना, 1 मिनट देना चाहिए। मेरा निवेदन स्वीकार करें राजीव जी, बोलिए। राजीव रंजन जी कंप्लीट करने दे। देखिए,
बिना चुनाव लड़े कोई कैसे लोकप्रिय हो जाएगा? तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में तो उनको चुनौती भी दिया कि अपने गृह जिला से किसी भी विधानसभा क्षेत्र से आप लड़े, मैं लड़के आपको हरा दूंगा, क्योंकि उन्होंने 15 साल में यह प्रतिष्ठा हासिल की है कि उन्होंने बिहार के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है, पलायन होने दिया है, उद्योग कोई नहीं लाया है। ये सारे मुद्दे हैं। सुब्रास्ता जी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो अपनी बात रखेंगी तो उनको हमेशा लगेगा कि जंगल मैं आपको जवाब दे सकता हूं। जिसका रट बिहार में मोदी जी लगाते थक गए और उनको वापस आना पड़ा। यहाँ पे मुद्दा जो है वो रोजगार का है और सरकारी नौकरी। ठीक है सुब्रास्ता, लेट मी गेट सुब्रास्ता का पर्सपेक्टिव ले लेता हूं। सुब्रास्ता एमवाई समीकरण पत्रकारों के है, एमवाई समीकरण की बात कभी आरजेडी ने तो करी ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं। बुरा बाल साफ करो की भी बात नहीं हुई, ये कह रहे हैं। कभी नहीं बोला है, कभी नहीं बोला है। नहीं, बिल्कुल सही। एक्चुअली पता है आमिष जी, बात क्या है ना, बिहार की जनता के अलावा आरजेडी के प्रवक्ताओं को बिहार के बारे में सब कुछ पता है। बिहार की जनता ही मूर्ख है इनके हिसाब से। उनको अरे शांत हो जाइए ना नवल किशोर जी, आपकी रैली थोड़ी है और हम आपके कार्यकर्ता थोड़ी है कि तेजस्वी यादव जी हाथ घुमा करके भगा देंगे और क्या करेंगे। सुन लीजिए, शांति से बैठे और सुनिए, इनका फीडर डाउन कीजिए, इनका फीडर डाउन कीजिए आमिष जी, क्योंकि इन लोगों की गुंडागर्दी जमीन पे चलेगी, स्क्रीन पे मैं नहीं चलने दूंगी। फीडर डाउन कीजिए इनका, फीडर डाउन कीजिए इनका। अरे डाउन नहीं होने वाला है। मैं आपके यहाँ की कार्यकर्ता हूँ कि आप मेरा हाथ पकड़ करके हटा दीजिएगा रैली से और निकल जाएंगे वहां से। आपके कहने नवल जी आपको मैंने भरपूर मौका दिया। अब सुब्रास्ता क्विकली योर रिस्पॉन्ड, देन रोहन गुप्ता। कई बार ये कहा जाता है कि बड़े युवाओं के नेता हैं, युवाओं के नेता हैं तेजस्वी यादव। किस हैसियत से नेता बुला देते हैं उनको, युवाओं का? बिहार की जनता और बिहार के युवा अपने इंटेलेक्चुअल कोशेंट के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। ये लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी नहीं है कि उनको जीवन में बहुत कष्ट का मौका मिला और ये कुछ ना कर पाए जीवन में। तेजस्वी यादव 2 मुख्यमंत्री के पुत्र रह चुके हैं। आज तक जिस व्यक्ति ने 10वीं की परीक्षा पास नहीं की हो, वो व्यक्ति युवाओं को रोजगार देने की बात करता है और ये लोग सोचते हैं कि ये जनता इनका अनर्गल प्रलाप बर्दाश्त कर लेगी। नवल किशोर के जितना खुद पढ़े लिखे हैं ना, ओके देखिए नवल जी, आपको ऑडियो नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ स्काइप। मैं रोहन गुप्ता से जवाब ले लूंगा। मैं तो खुलेआम अमीश भाई, आपके गठबंधन की पार्टनर है रोहन जी, कांग्रेस से मैं जवाब ले लूंगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष बन करके दिखा दें, आप कितनी जानकारी रखती हैं, आपको पता चल जाएगा। पार्टी का अध्यक्ष स्वयं बने, उसके बाद में बात करूंगी। और दूसरी चीज सुनिए ना नवल किशोर जी, इतना कहा पर परी मचा अमीश भाई, पूरा बात सुनिएगा आप। जनता की आवाज सुनेंगे, जनता की आवाज सुनेंगे। यही गुंडागर्दी आप लोगों को नहीं, और यही गुंडागर्दी मैं याद करवाना चाहती हूँ। अभी चुनाव हुए नहीं है, मैं एक चीज याद करवाना चाहती हूँ बिहार की जनता को। देखिए यही इनका असली चाल चरित्र चेहरा है। ये किसी न्यूट्रल, नॉन न्यूट्रल, राजनीतिक, गैर राजनीतिक आरजेडी के लंबट नेता किसी की बात सुन ही नहीं सकते। ये बात इनका नेशनल टेलीविजन पर भी परिलक्षित होता है। दोबारा मैं याद करवाना चाहती हूँ, तेजस्वी यादव जिस रैली में गए हैं वहां अपने कार्यकर्ताओं का उन्होंने अपमान किया है। क्या आप मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की बात करते हैं आमिष जी? यादवों में भी एक पूरा का पूरा आत्मनिर्भर मंच है, एक पूरा का पूरा वर्ग है जो आत्मनिर्भर है, जो जिसमें रीढ़ की हड्डी है, जो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और मीसा भारती को अपना नेता नहीं मानता। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव की पूरा का पूरा उनकी जो पॉलिटिकल विरासत थी, उनको उनके बेटे ने ही लात मार करके निकाल दी। आप देखिए तेजस्वी यादव की किसी भी रैली में आपको लालू प्रसाद यादव ओके, रोहन गुप्ता विल रिप्लाई टू इट। ओके, क्या आप सुब्रास्ता आपने अपनी बात को रखा। रोहन जी ओके, रोहन मेरा जवाब देना चाहूंगा। आरजेडी के प्रवक्ता का ऑडियो ठीक नहीं आ रहा, यू रिप्लाई ऑन दिस। महिला मुख्यमंत्री थी, कैसे गायब कर दिया तेजस्वी? मैं रिप्लाई करूंगा। अमीश जी, अभी देखिए भाजपा हर जगह पे अपनी बी टीम को साथ में ही लेके चलते हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। पर मेरा 2 मुद्दे हैं। मैं मानूंगा आपकी चैनल पे कि बिहार में एमवाई मुद्दा काम कर रहा है। अमीश भाई, मैं वापस बोल रहा हूं, मैं मान रहा हूं आपकी चैनल के एमवाई मुद्दा काम कर रहा है। एम मतलब मजदूर और वाई मतलब युवा।
ये MY, इस बार मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो तेजस्वी जी की सभा हो या राहुल जी की सभा हो, जो युवा जिस जोश से, जिस विश्वास से समर्थन दे रहा है सुब्रता जी को, वो नहीं दिखाई दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए युवा वहां पे जागरूक हो चुका है। अमित जी, ये सब जात पात ये मुद्दे नहीं चलेंगे, ये सारे मुद्दे बीजेपी को सुहाएंगे। जितना भी डिवाइड एंड रूल का ट्राई करेगा उतना ही करारा जवाब जनता की तरफ से मिलने वाला है। इस बार एक भी मुद्दा नहीं चलेगा, सिर्फ मुद्दों पे बात होगी, बेरोजगारी पे बात होगी, महिला सुरक्षा पे बात होगी, किसानों पे बात होगी। बाबू साहब यानी ठाकुर, बाबू साहब यानी राजपूत, पूर्वांचल के अंदर यही डेफिनेशन है बाबू साहब की। अमीश भाई, मैं आपको बता रहा हूं, यूपी के अंदर आप जितना भी प्रयास करें, इस बार जनता ने मन बना लिया है कि गठबंधन की हार होगी और महागठबंधन की जीत होगी। आप देख लीजिए जो उनको समर्थन मिल रहा है, उसका कारण है जो धोखेबाजी 15 साल की जो हुई है बिहार की जनता के साथ में, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी और इस बार वोट की चोट देने वाली है इनको। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इस बात का। बोल लिया आपने, आप लोग नेतागण हैं, जनता की आवाज सुन लीजिए। जिस युवा की बात कर रहे हैं, जिस मजदूर की बात कर रहे हैं, उसी की बात मैं भी कर रही हूं। सिंपल सी बात है आमिश जी, जो व्यक्ति बाबू साहब जैसे शब्दों के रेफरेंस से अपने पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव को स्क्रिप्ट कर रहा है, जिसकी पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी ऑलरेडी लग चुकी है मेरे पीछे, कि मैंने कैसे ये कह दिया कि यादवों में युवाओं का एक आत्मनिर्भर, एक आत्म विश्वास से लबरेज एक समूह है जो तेजस्वी, तेज और मीसा को अपना नेता नहीं मानता। ऐसे लोगों के बारे में बात करने के बाद तो पीछे से रोन 15 सेकंड रिबटल। देखिए मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए अभी भी जो सुब्रता जी बात कर रही है, आप यादव, यहां पे आप बिहारी की बात है, जो 6 महीने में हर बिहारी पे वार हुआ पूरा। अमित जी, आपकी चैनल ने भी दिखाया कि 1200-1500 किलोमीटर चलना पड़ा। आपकी चैनल ने दिखाया, नीतीश कुमार हो या सुशील मोदी हो, उन्होंने कहा कि मजदूरों के आने से। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था सुब्रता जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपकी बौखलाहट दिखाती है कि हकीकत क्या है। आप हकीकत, अमित जी इनको चुप कराइए, मैंने इनकी पूरी बात सुनी थी। अगर ये बात होगी तो डिबेट नहीं होगी अमित जी। मैं चुपचाप सुन रहा था। क्यों इतनी मिर्ची लग रही है, क्यों जवाब नहीं सुन पा रही है? जो मजदूरों पे अत्याचार हुआ अमित जी, पूरे देश ने देखा। सुशील मोदी ने कहा कि हम इनको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, इनके आने से आतंक बढ़ेगा, इनके आने से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। क्या वो मजदूर आपको वोट दे देंगे? जो युवा 4.5 लाख सरकारी पद खाली रखे गए, ये आपको वोट दे देगा? जो महिला 200% क्राइम में वृद्धि हुई है, क्या वो आपको वोट दे देगी? जो किसान जिसका अपना अधिकार आपने छीन लिया, जवाब दे दीजिए ना। एक सवाल पूछ रही है सुब्रता काफी देर से, तेजस्वी यादव कोविड के समय कहाँ थे? आप कितना भी एक सेकंड सुब्रता, आपने सवाल पूछा, अब रोहन जी को जवाब देने दीजिए ना। सुब्रता जी, आपने सवाल पूछा, रोहन जी को जवाब देने दीजिए ना। रोहन गुप्ता, तेजस्वी यादव कोविड के समय कहाँ थे? जवाब दे दीजिए आप भी। वो बिहार में थे तो बताइए बिहार में थे, बिहार में नहीं थे तो बताइए बिहार में नहीं थे। वो चर्चा कर रहे हैं आप रोहन जी, कोविड के समय, क्योंकि आपने कोविड की बात करी, मजदूरों की बात करी, कोविड के समय नीतीश कुमार बिहार में थे, तेजस्वी यादव कहाँ थे? ओवैसी बी टीम है, आप कुछ नहीं होगा। पूरा देश और बिहार जान चुका है कि जो 6 महीने का धोखा दिया आपकी भाजपा ने, आपकी भाजपा ने, जो मैं बता रहा हूं, मैं आधिकारिक रूप से बोल रहा हूं कि यहाँ पे भी टीम है, ना ओवैसी बचा पाएगा ना आप बचा पाएंगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो बिहार की जनता माफ नहीं करेगी, जो खून के आंसू के रुलाया है बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। नीतीश कुमार ने जो तिरस्कार किया बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। सुशील मोदी ने जो अपमान किया बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। जो मजदूर पूरे देश में जाके श्रमदान करते हैं, बिहार की जीडीपी बढ़ाते हैं, आपने उनको स्वीकार नहीं किया। लानत है ऐसे शासन पे। राजीव रंजन गौर भाटिया, राजीव रंजन, और आप उससे जवाब नहीं ले रहे हैं। मेरा रिबटल क्यों नहीं ले रहे हैं आप? बोलिए राजीव। देखिए, सबसे पहले रोहन गुप्ता को इनकी पार्टी की जो हैसियत बिहार में है उसके अनुपात में ही इनको समय दीजिए। अभी वो दिन गए, इनकी पार्टी का पूरी तरह से जमींदोज होना तय हो गया है। बिहार की जनता घास डालने के लिए तैयार नहीं है और पता नहीं इनके सर्वे और इनके जो रिसर्च है वो कहां से आए हैं कि इनकी सरकार बन रही है। ये तमंचे बांटने वालों के साथ खड़े हैं, अपहरण का उद्योग चलाने वालों के साथ खड़े हैं, ये जंगल राज वालों के साथ खड़े हैं और इनकी हालत पर अब तरस खाने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। 135-37 वर्ष पुरानी पार्टी अलग अलग जगहों पर छत्रपों के किनारे एक इस तरीके से हाथ जोड़कर खड़ी है, चारण भाटों की भूमिका में अब आ गई है कांग्रेस। और रोहन गुप्ता जैसे लोग कांग्रेस की लुटिया डुबोने में
काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ये एक लोकतांत्रिक विषय रोहन नहीं तरीके से ठीक है, रोहन को मुझे नीतीश जी को डुबाएंगे। और बात रही, मैं आपको बता रहा हूं, जब बिहार के मजदूर परेशान थे तब राहुल गांधी जी खड़े थे। जब बिहार के मजदूर परेशान थे तब पूरी कांग्रेस खड़ी थी। जब बिहार के मजदूर परेशान थे ट्रेन की टिकट करके उनको घर पे भेजा था। नवल किशोर भी ज्वाइन कर गए, गौरव भाटिया भी मेरे साथ है। खड़े थे ये पूरी देश की जनता आपका और खुद बिहार का की कोई जनता वजूद जानती नहीं है। है। और आप लोग घर पे बैठे थे, आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली? मानचित्र पर आपका प्रभाव सिकुड़ता चला जा रहा है। क्यों चुप बैठे थे? जिन राज्यों में आप आते हैं वहां भी सत्ता आप संभाल नहीं बिहार पाते। की जनता के विश्वास आपकी के साथ वक़्त गद्दारी क्या की है? है। पर बिहार की जनता एक सवाल पूछा गया आपसे सूद समेत लेगी, सूद नवल किशोर के साथ। और जो रोहन गुप्ता आपने अपनी बात को रखा, रोहन गुप्ता आपने अपनी बात को रखा। लेट मी गेट गौरव भाटिया, नवल किशोर, तेजस्वी यादव कहां थे जब कोविड चला था? सुब्राष्ट्रा जी ने यह सवाल पूछा, वो भी युवा है, उन्होंने ये सवाल पूछा कि कहां थे जब कोविड का समय चला था? तेजस्वी यादव, जवाब इस बात का। गरीब मजदूर पूरे देश में जहां फंसे हुए थे, जो विद्यार्थी राजस्थान में फंसे हुए थे, उन सबको मालूम है, केवल सुब्राष्ट्रा जी को नहीं मालूम है। वो दिल्ली में थे, लेकिन दिल्ली से जहां जहां जो लोग फंसे हुए थे वो मुख्यमंत्री के, राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करके सबको मदद कर रहे थे, और ये पूरा देश जानता है। आपको नहीं मालूम है तो आप जातीय सोच से बाहर निकलिए सुब्राष्ट्रा जी, और नेतृत्व को पहचानिए, समय को पहचानिए। क्या व्हाइट पेपर जारी कर दे? कहा नहीं, बिहार की अस्मिता महत्वपूर्ण है। आप किसी एक खास एजेंडा के तहत काम कर रही हैं, आप करते रहिए। बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के किसान, बिहार के गरीब, बिहार के मजदूर सब लोग मान चुके हैं कि उनके समस्या का समाधान तेजस्वी यादव में ही होगा। जिस बात की तरफ आपका इशारा है वो गैर संवैधानिक है, उस बात को आप पढ़िए पहले। आप केवल बौद्धिकता अपने विकास के लिए नहीं, अपनी बातों में भी दिखाइए, तभी जाकर हो सकता है। ऐसे नहीं होगा कि किसी नेतृत्व को आप सवाल किसी और पे पूछें। जो लोकप्रिय नेतृत्व अगर है तो उसका जाति दिखाए, उसका धर्म दिखाए, उसका पढ़ाई दिखाए। और आपको नहीं मालूम है कि कामराज इसी देश में 2 बार मुख्यमंत्री। ठीक है, अब कामराज में मत जाइए यार, अभी कामराज में मत जाइए, अभी ये विषय तो बहुत पुराना चला जाएगा। लेकिन 10 सेकंड का मौका। हाँ, 10 सेकंड। सुब्राष्ट्रा, दिन गौरव भाटिया। किस जगह से आती है, क्या बात करती हैं आप? गौरव भाटिया काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। किस तरीके का तर्क है ये? मैं तो बिल्कुल अचंभित हूं ये सुन करके। मैंने दोबारा स्पष्ट करने के लिए, चूंकि शायद मैसेज पहुंच नहीं पाया है, ना इन तक पहुंच पाया है, ना देश की जनता तक पहुंच पाया है। खास करके मैं बिहारी युवाओं को फिर से बोलना चाहती हूँ, रिपीट कर रही हूँ। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी काफी ज्यादा गरीबी से, काफी ज्यादा संघर्ष से उठे हुए लोग थे। उन्होंने अगर अपनी ठीक है, गौरव भाटिया को आने दीजिए। अब गौरव भाटिया काफी देर से इंतजार करें। गौरव भाटिया, आखिरकार क्या आपको लगता नहीं है कि चुनाव के आखिरी दौर में एएमयू की बात भी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी सीए एनआरसी की बात करिए तो नीतीश कुमार उसको नकार दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन दोनों जगह पर है? देखिए अमित जी, मैं इतना ही कहूंगा कि एक सीट है बिहार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की, उत्तर प्रदेश में एक सीट है, कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, पिछलग्गू है, फिर भी आप पूरा समय उन्हीं को दिए जा रहे हैं। जैसे पूरा बिहार का चुनाव कांग्रेस पार्टी तय कर रही है, ना 1 में ना 13 में। और हम लोग बैठे हैं क्योंकि हम लोग शालीनता से बात रखते हैं तो समय कम मिलता है। खैर, ये आप विचार करिएगा, लेकिन मैं अपनी बात नहीं, शालीनता गौरव जी मैं मान रहा हूं आपको समय कब मिला, लेकिन शालीनता बहुत बड़ा गहना होता है, वो कोई अपराध नहीं होता। शालीन होना अच्छा होता है, शालीन होना भी चाहिए। बिल्कुल, और आखिरी सांस तक यही प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सीख देती है कि शालीन रहिए। लेकिन अब मैं अपनी बात कह लूं, देखिए 2 बात आई। एक बात आई जब बात हो रही थी कि वादा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 1971 की बात भी अगर करें, गरीबी हटाओ पूरी नहीं हुई थी, और ये 2005 की चिट्ठी है। सोनिया गांधी ने वादा किया था हर गांव में बिजली आएगी, मेरे हाथ में है, वादा पूरा नहीं हुआ। मोदी जी आए, 18,000 गांव जहां बिजली नहीं थी वो दी। दूसरी बात श्रमिक मजदूरों की आई, तो मैं पूछना चाहता हूं रोहन गुप्ता जी का, जब भी समय आए आप मुझे बताइएगा, 4 मई 2020 सोनिया गांधी ने कहा जितने श्रमिक मजदूर ट्रेन लेके जाएंगे उनका जो पूरा भत्ता है वो कांग्रेस के स्टेट यूनिट देंगे, बाकी प्रदेशों की तो छोड़ दीजिए। केवल ये बता दीजिएगा कि आपने बिहार में जो स्टेट यूनिट है कांग्रेस का, कितने श्रमिक मजदूरों का आपने भत्ता दिया और कितना रुपया खर्च किया। अब मैं आता हूं एएमयू पे। एएमयू में देखिए बिल्कुल स्पष्ट एक बात है, ये तुष्टीकरण की राजनीति पे ही टिकी हुई है कांग्रेस।
तेलंगाना भी याद करिए, कह रहे थे मस्जिद में हम बिजली और पानी मुफ्त दे देंगे, भाई मंदिर में क्यों नहीं दोगे? तेलंगाना का मैनिफेस्टो मेरे पास पड़ा है, इसमें कह रहे थे जो इमाम है 6,000 रुपए भत्ता उनको हर महीने देंगे, जनता ने नकार दिया है। मैं रोहन गुप्ता आपकी बात आता हूं, मैं आपको 25 सेकंड देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। रोहन, बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी के साथ उतरती है चुनाव के अंदर, और भारतीय जनता ऐसा माना जा रहा है कि बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्रांग फुट है, लेकिन नीतीश का उतना स्ट्रांग फुट नहीं है जैसा कई स्पेयर से आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए इस समय सबसे कमजोर कड़ी यह है कि कांग्रेस का अपना जनाधार बड़ा कमजोर है बिहार के अंदर। देखिए अमित जी, मेरी बात की शुरुआत में एक शायरी कह के करूंगा कि बिहार की जनता जान चुकी है इनकी नीयत की खोट, इस बार इनके अहंकार को देगी वोट की चोट। अभी गौरव भाटिया जी बोल रहे थे मेरी उनके साथ हमदर्दी है कि मुझे क्यों समय ज्यादा दिया गया। ज्यादा इसलिए क्या गौरव भाटिया जी कि भविष्य हमारा है, अमित जी भी जानते हैं कि सरकार किसकी बनने वाली है। और आखिरी चीज, एनडीए की ये जो बात रोहन जी, रोहन जी, नीतीश कुमार मैं बिल्कुल ऐसे समय नहीं देता क्योंकि आज आरजेडी के प्रवक्ता का ऑडियो खराब था, इसलिए आपको समय ज्यादा मिला। आखिरी चीज, ना ये तो आप गौरव भाटिया की बात को सार्थक कर रहे हैं। अमित जी एक वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको। परसों आप भी बोलेंगे अमित जी मुझे कम समय दिया है, आपका दूसरा प्रवक्ता बोलेगा कि आप चमचे हैं किसी के। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा ही होगा, परसों ऐसा होगा। आपको मालूम है सत्ता किसकी आ रही है? ना मेरे को सत्ता किसी के आए किसी के जाए, अमीश देवगन तटस्थ वैसे ही रहता है, जैसा 2002 में था वैसा 2 के अंदर है। अमीश देवगन तटस्थ रहता है, कोई AK-47 भेज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। बोलिए आप। वादों की मैं बात करूंगा, 10 लाख नौकरियों की। बोलिए गौरव भाटिया, 15 सेकंड। अमीर जी, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, गजब यह है फिर भी इनको यकीन नहीं है, और इनको बांध के रखिए। 2019 के चुनाव के नतीजों के बाद 1 साल कांग्रेस के प्रवक्ता गायब थे, जैसे गधे के सर से सींग, ये दोबारा गायब हो जाएंगे। दूसरी बात मैं केवल इतना कहूंगा, ये एएमयू क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं फरहान जुबैरी जैसे लोग आए, और फरहान जुबैरी के टीचर ने उससे कहा कलम की ताकत जानते हो? कहता है मैं सर ही तो कलम 20 सेकंड हो गए। कलम की ताकत जानते हो? तो कलम करता हूं, वही चाहते हैं। मेरे पास समय नहीं है रोहन और गौरव, मेरे पास अब समय नहीं है। कब यूज करेंगे रेजर को? लेकिन वो रेजर कब यूज करेंगे आप? रोहन गुप्ता, लेकिन रोहन गुप्ता पॉइंट ये है कि आपको ईवीएम पे ठीक रख क्यों फोड़ना पड़ा? एक साल ईवीएम को यदि आप मान के चल रहे हैं कि आपका खेल बिगड़ चुका है, सर पे ओले पड़ेंगे आपके। अरे वो रेजर कब यूज करेंगे गौरव भाटिया? आज देश की जनता पूछती है आपको। गौरव एक सेकंड, वो रेजर कब यूज करेंगे? चलिए रेजर यूज करवा लीजिएगा, सर पे ओले भी पड़वा लीजिएगा गौरव भाटिया के। बताइए देश की जनता को बताइए। और रेजर दूसरा दूंगा आपको 10। एक सवाल रोहन गुप्ता, एमवीएम यानी मोदी वोटिंग मशीन कहने की क्या आवश्यकता पड़ी? आप ईवीएम करो ना तो अभी से रो रहे हैं, नतीजों से पहले क्यों? 5 सेकंड। मुंडवाएंगे 10 तारीख को। चलिए अब कौन मुंडवाएगा क्या वो तो पता लगेगा बाद में। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। ओपिनियन पोल कहते हैं कि नीतीश बाबू वापस आ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन कहता है कि हम इस बार पलट रहे हैं सरकार को। हालांकि चुनाव से पहले अधिकतर पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करती हैं, लेकिन जनता जनार्दन सही और बड़ा फैसला कर देता है। ईवीएम को कोई कुछ भी कह ले, लेकिन ईवीएम है, जो आप करते हैं वही ईवीएम में नतीजों में दिखता है। 2019 को ले लीजिए, दिल्ली का चुनाव ले लीजिए, महाराष्ट्र का चुनाव ले लीजिए, या फिर कोई और, अक्सर ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया जाता है, लेकिन अंत में ईवीएम वही बोलती है जो आप उससे बुलवाते हैं, यानी जनता जनार्दन उससे बुलवाती है। मुझे लगता है कि इस बहस का इससे सटीक कंक्लूजन यानी निष्कर्ष कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार।